हेलो सर। रिकॉर्ड नहीं कर। सर पिछले क्लास की रिकॉर्डिंग डाल देते। वो रिकॉर्डिंग अभी डाल देंगे। वेट कर लो, बस इस वीक वेट कर लो। उन्हें तो ग्रुप में पीडीएफ डालना है। हाँ हाँ, दोनों दोनों चीजें डाल देंगे। ठीक है, तो हम लास्ट क्लास में हमने देखा था कंक्रीट जो है उसके कॉन्स्टिट कितने जो मतलब पार्ट्स होते हैं जो हम जिससे हम कंक्रीट बनाते हैं, जिसमें हमने देखा था फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, और जो उसके बाद में वाटर ऐड करते हैं, और एक जो सीमेंट मेन कंस्टिट्यूएंट है उनका। ठीक है, कंक्रीट यूज क्या आती है बाइंड करने के लिए पार्टिकल्स को, कि दो डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स उन्हें बाइंड करने के लिए। ठीक है, हमने इसके ड्यूरेबिलिटी के भी देखे थे, हम प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट में थे, हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंक्रीट की भी बात कर ली थी। तो हमने दो चीज की बताई थी, कंक्रीट दो स्टेजेस में पाई जाती है, एक तो प्लास्टिक स्टेज और एक हार्डन स्टेज। प्लास्टिक स्टेज जब आती है जब आप स्टार्टिंग में कंक्रीट को मिक्स कर लेते हैं और उसमें वाटर ऐड कर लेते हैं, तो वो सबसे पहले होती है प्लास्टिक स्टेज। जिस प्लास्टिक का मतलब ये है कि जिसमें आप उसको मोल्ड कर सको, किसी भी शेप में, किसी भी शेप में आप उसे बना सको। दूसरी आती है हार्डन स्टेज। हार्डन स्टेज वो हो जाती है कि जब कंक्रीट अपनी स्ट्रेंथ गेन कर लेती है और वो सेटल हो जाती है, उसके बाद आप उसे किसी भी शेप में चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लास्टिक स्टेजेस में हमें क्या चाहिए कि हम उसके साथ इजीली वर्क कर सके। इजीली वर्क करने के लिए उसकी क्या होनी चाहिए, वर्केबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। वर्केबिलिटी का मतलब होना चाहिए कि ताकि वो इजीली फ्लो कर सके। ठीक है, वर्केबिलिटी का मतलब ये होता है कि किसी काम करने के लिए ताकि वो इजीली फ्लो कर सके। ठीक है, सेग्रीगेशन नहीं होना चाहिए। सेग्रीगेशन का हमने बताया था कि जो भारी जो पार्टिकल्स जो थे उसमें जैसे कोर्स एग्रीगेट थे जो 4.75 सी 4.75 mm की सीव से पास नहीं होते, ठीक है, वो सेटल कर जाते हैं, उसे बोलते हैं सेग्रीगेशन। ब्लीडिंग क्या होती है, ब्लीडिंग मतलब होता है कि जब पानी आप ज्यादा ऐड कर देते हो तो जो में जो भारी कंस्टिट्यूएंट्स है वो तो सेटल कर जाएंगे और पानी आपका ऊपर आ जाएगा, उसे बोलेंगे ब्लीडिंग। ठीक है, सर और मिक्सर से पानी आने लगता है बाहर। हाँ, मिक्सचर से आपका पानी बाहर आने लग जाएगा, वो कह सकते हो। या फिर ये भी कह सकते हो कि सेग्रीगेट हो जाते हैं पार्टिकल्स, कि मतलब जो भारी पार्टिकल्स है वो नीचे सेटल डाउन कर जाएंगे और जो वाटर है वो आपका ऊपर बाहर निकलने लग जाएगा। जैसे आप मिट्टी में भी देख सकते हो कि अगर ज्यादा पानी ऐड कर दोगे तो मिट्टी नीचे सेटल डाउन कर जाती है और जो पानी ऊपर आ जाता है। और हार्डन स्ट्रेंथ में हमें क्या मिलता है, क्या प्रॉपर्टीज मिलती है, एक तो स्ट्रेंथ मिलती है, एक ड्यूरेबिलिटी मिलती है, एक इम्परमेबिलिटी मिलती है और डायमेंशनल चेंजेस। स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि हम जैसे उसके लोड कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है एज कंपेयर टू प्लास्टिक स्टेज। ठीक है, स्ट्रेंथ भी दो तरह की होती है, एक होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, एक होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है जब हम किसी चीज को प्रेस कर रहे हो, और टेंसाइल स्ट्रेंथ जब उसको खींच रहे हो, दोनों तरफ से खींच रहे हो, इलोंगेट करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो सीमेंट जो जो कंक्रीट जो होती है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो ये चीज हमेशा याद रखना कि कंक्रीट जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, और ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है किसी भी जो भी आपने जो भी स्ट्रक्चर बनाया है, जो भी कंक्रीट से कुछ भी आपने एक वॉल भी बनाई है, वो ज्यादा टाइम तक स्टैंड कर सके। जो भी मतलब जो एटमॉस्फेरिक एजेंट उस पर काम करेंगे, एटमॉस्फेरिक एजेंट का मतलब है जैसे उससे बारिश होगी, ये मॉइस्चर चेंजेस होगा, ठीक है, आप कोई भी उस पे फायर हो गई, कोई भी चीज का एक्ट होना, ड्यूरेबिलिटी। तो हार्डन स्टेज में क्या मिलती है, ड्यूरेबिलिटी, ये उसकी एक प्रॉपर्टी है। इम्परमेबिलिटी, कंक्रीट जो है वो इम्परमेबल होनी चाहिए ताकि उसमें से पानी पास ना कर सके। ठीक है, कि अगर आप घर पे बारिश हो और कंक्रीट परवियस हो गई तो क्या होगा कि ऊपर की छत से पानी नीचे टपकने लग जाएगा। तो हमें कंक्रीट इम्परमेबल भी होना चाहिए और डायमेंशनल चेंजेस नहीं होने चाहिए। डायमेंशनल चेंजेस का मतलब होता है कि जैसे क्या होता है कि आप कई चीजों को हीट करते हैं, हीट करने से क्या होता है कि उसमें डायमेंशनल चेंज, कोई चीज इलोंगेट हो जाती है, ठंड में क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो लेकिन अब जैसे कंक्रीट की आपकी एक वॉल है, तो उसमें जो है किसी धूप की वजह से, वाटर के कंसंट्रेशन की वजह से कोई डायमेंशनल चेंजेस नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये उसकी चौथी प्रॉपर्टी है। डायमेंशनल चेंजेस एक जो होते हैं वो एक वाटर की वजह से भी होते हैं और एक टेम्परेचर की वजह से भी होते हैं। तो कंक्रीट में दो तरह के डायमेंशनल चेंजेस वैसे होते हैं। डायमेंशनल चेंजेस के लिए हम साउंडनेस के लिए आगे साउंडनेस ऑफ कंक्रीट पढ़ेंगे, जो इसकी एक प्रॉपर्टी आएगी। साउंडनेस ऑफ सीमेंट की एक प्रॉपर्टी आएगी, उससे आप डायमेंशनल चेंजेस ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे।
अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होने चाहिए कंक्रीट की, तो ये तो सिंपल है कि भाई आप पढ़ लेना एडवांटेज क्या होती है। भाई इसकी मेंटेनेंस कम होनी चाहिए, कॉस्ट कम होनी चाहिए, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए, इसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, बार की जितने भी इतनी आसानी से वो इरोड ना हो सके, लॉन्ग टाइम तक वो मेंटेन रहे, उसके बाद में अच्छी फिनिशिंग आए उस पे, उसके बाद में इम्परमेबल हो और अर्थक्वेक में या किसी और चीज में रेजिस्टेंट हो। ठीक है, उस तरह से इसकी मैनी प्रॉपर्टी एडवांटेज दिए हुए, इसकी सिमिलरली डिसएडवांटेज भी है। क्योंकि क्या होता है कि मैंने बताया था कि आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है कंक्रीट की 10 to 15% होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की। तो मतलब अगर उस पर कोई भी टेंसाइल लोड लगा तो क्या होगा, इजीली वो क्रैक हो जाएगी, इजीली टूट जाएगी। इसीलिए हम कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं, उसमें रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। अगर आप किसी भी कंक्रीट के क्यूब को लो और उसको ऐसे खींचोगे, पुल करोगे बोथ साइड से, तो क्या होगा, ब्रेकिंग होने के चांस बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगे एज कम्पेयर टू अगर आप उस पर डायरेक्टली कंप्रेसिव लोड लगाओगे। इसीलिए हम जो है घर बनाते हैं उसमें सरिया प्रोवाइड करते हैं। तो सरिया क्या काम करता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है। मतलब अगर आप आगे आरसीसी पढ़ोगे नेक्स्ट सेमेस्टर में, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, तो उसमें क्या होता है कि आप जैसे ही आप उसमें रीइंफोर्समेंट बार्स लगा दोगे, स्टील बार्स, किसी भी आप वॉल में या स्लैब में, ठीक है, स्लैब जैसे क्या बोलते हैं, छत, छत जैसे एक स्लैब का आएगी, वो आगे आप पढ़ोगे। ठीक है, जैसे एक घर के अलग अलग पार्ट होते हैं, कॉलम होती है, बीम होती है, स्लैब होती है। ठीक है, बीम और कॉलम है। कॉलम क्या होता है, हमेशा एक वर्टिकल लोड लेता है। ठीक है, बीम जो होती है जो उस पे एक हॉरिजॉन्टली रहती है और उस पे वर्टिकल लोड एक्ट करता है। स्लैब क्या होता है, स्लैब एक प्लान, मतलब एक क्या कर सकते हैं, एक रेक्टेंगुलर बीम टाइप की होती है वैसे तो, पर उसका सरफेस एरिया होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, और उस पे डायरेक्टली एक फ्लोर का पूरा लोड एक्ट करता है। ठीक है, जैसे छत हो गई, ग्राउंड फ्लोर हो गया, बीच का फ्लोर हो गया, वो स्लैब में आती है। ठीक है, और जो मैं क्या बता था रीइंफोर्समेंट के लिए, और जो रीइंफोर्समेंट होती है वो ही जो आपका आगे जाके पढ़ोगे आरसीसी में, कि वो ही आपकी पूरी टेंसाइल लोड कैरी करती है। कि कंक्रीट में जो है, जो कंक्रीट जो पार्ट होगा वो कंप्रेसिव लोड लेता है बेसिकली, और जो जो है जो आपका रीइंफोर्समेंट आएगी वो बेसिकली टेंसाइल लोड लेती है। लेकिन जो आप आगे आप पढ़ोगे कि रीइंफोर्समेंट टेंसाइल और कंप्रेसिव दोनों लेगी, लेकिन जो कंक्रीट जो पार्ट होगा वो हमेशा कंप्रेसिव लोड ही लेगा। तो इससे आपको ये पता चलता है कि कंक्रीट जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो अच्छी है लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। अब राइज इन टेम्परेचर की वजह से कंक्रीट एक्सपांड करती है, और मैंने बताया था कि डायमेंशनल चेंजेस के बारे में हमने बात करी थी, वाटर की वजह से और टेम्परेचर की वजह से। अगर आप टेम्परेचर में राइज और डिक्रीज होगा तो कंक्रीट एक्सपांड होगी या कॉन्ट्रैक्ट होगी। कोई भी चीज जो हार्ड हो गई अगर वो एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो उसमें क्रैक्स पैदा हो जाएंगे। ठीक है, और अगला डिसएडवांटेज होगा कि कंक्रीट ही है ना, बोलो। कंक्रीट का जो डेड वेट होता है, मतलब कंक्रीट जो होती है, जो डेड वेट का मतलब होता है जो कंक्रीट का खुद का वेट होता है। ठीक है, जैसे आपने कोई एक बीम बनाई, बीम का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, बीम या कॉलम कुछ भी होगा, जो बनाने में उसका जो वेट आया, जो मतलब आपने एक 400 बाई 400 का एक कॉलम बनाया जो 5 मीटर लंबा है। ठीक है, तो उसका जो पूरा जिसमें आप कंक्रीट ऐड करोगे वो 400 बाई 400 इंटू 500 5 मीटर वाले कॉलम में, तो वो जो होगा उसका वेट वो होगा उसका डेड वेट। और जो अलग से उसके ऊपर जो जो भी लोड आगे एक्ट करेगा उस कॉलम पे, तो वो होगा उसका लाइव लोड। ठीक है, तो दो तरह से लोड होते हैं, एक डेड लोड होता है और एक होता है लाइव लोड। डेड लोड वो लोड होता है जो आप पे डायरेक्ट जो
खुद का उसका सेल्फ वेट होता है, ठीक है। और लाइव लोड जो होता है, जो एक्स्ट्रा वेट आप बाद में उस पे लगाते हो, जैसे खुद का आपका वेट, आप जैसे कोई फर्नीचर लेके आए उसका वेट, उसके बाद में कोई और आपने फिनिशिंग करवाई या किसी और चीज की जो करवाई, वो होता है अलग से लाइव लोड, ठीक है। इसमें क्रीप पैदा होती है। क्रीप का मतलब क्या होता है कि जैसे आप कोई भी, सर हाँ बोलो बोलो। सर डेड वेट में सॉइल का वेट भी इंक्लूड होएगा? सोयल मतलब कंक्रीट का पार्ट ही तो होगा। हम आप कंक्रीट बनाते हो तो आप क्या डालोगे, सीमेंट भी डालोगे। दूसरे सर जो आरसीसी बीम्स वगैरह होते हैं सर, हाँ यस सर, हाँ, उसमें क्या होता वो है, सारा इंक्लूड होएगा? हाँ वो सारा सॉइल तो जमीन में होगी। नीचे का वेट नहीं लेना है हमें, जो उसका जो हमने बनाई है ना। भाई जो रेत तो पड़ता हुआ भी तो होता ना। हाँ, आपको रेत का वेट भी लेना यस पड़ेगा सर। कि भाई वो तो, अब मान लो जो रेत का वेट है, एग्रीगेट का वेट है, सीमेंट का वेट है, पानी का वेट है, वो सारा कंक्रीट के वेट में आ गया। अब आप अलग अलग तो वेट नापोगे नहीं, अब कंक्रीट का वेट डायरेक्टली नाप लोगे, वो हो गया आपका टोटल वेट। ओके सर। ठीक है। अब चाहे आप एक एक ए बी सी डी करके नापो या ए बी सी डी को चारों ऐड करके एक बना के उसको नाप लो, बात तो वही है, ठीक है। ठीक है सर। ओके। और इसकी जो डेंसिटी होती है वो 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होती है, ठीक है, ये याद कर लेना कंक्रीट की, ठीक है। अब क्रीप क्या होता है, कोई भी जैसे पार्टिकल होगा, जैसे मान लो कंक्रीट है, अगर उस पे लोडिंग जो, एक आपने कंक्रीट का क्यूब ले लिया, ठीक है, या वॉल ले ली, कुछ भी मान लिया, अब उस पे एक सस्टेन्ड लोडिंग लिमिट, सस्टेन्ड लोडिंग का मतलब होता है कोई भी डेड वेट जो उसके पास कंटिन्यूअसली लग रहा है। क्योंकि अब वॉल पे जानते हो, एक वॉल है, वॉल के ऊपर क्या आएगी, एक छत आएगी, छत के ऊपर क्या आएगा, पैरापेट वॉल आएगी, पैरापेट वॉल जो छोटी वॉल, ठीक है, ऊपर जो होती है। तो मतलब एक तरह से इस जो कॉलम या फिर आपने वॉल मान लिया, इस पे एक सस्टेन्ड लोडिंग है, ऊपर जो भी पूरा स्ट्रक्चर होगा इसके ऊपर, उसके ऊपर से जो लोडिंग हमेशा कॉन्स्टेंटली इस पे लगी रहेगी, ठीक है। उसके कारण क्या होता है, इसमें स्ट्रेन पैदा होते हैं। स्ट्रेन का मतलब तो आप स्वयं से पता ही होगा कि उसमें डायमेंशनल चेंजेस होते हैं। वैसे स्ट्रेन होता है जो भी उसकी लेंथ होगी, अब चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय टोटल लेंथ, ठीक है। तो उस को जो चेंज इन स्ट्रेन हुआ है उसको बोलते हैं हम क्रीप, मतलब सस्टेन्ड लोडिंग की वजह से जो भी किसी में उसमें चेंजेस होंगे, तो कंक्रीट में इसे क्रीप बोलते हैं, ठीक है। ये आप वैसे आरसीसी में और अच्छी तरह से पढ़ोगे नेक्स्ट सेमेस्टर में, पर मैं आपको बेसिक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ सभी चीज का। अब कंक्रीट क्या होता है, पूरी तरह से इम्परमेबल मटेरियल तो होता नहीं, क्योंकि आपने देखा होगा कि कई बार बारिश होती है तो सीलन आ जाती है। तो इसका मतलब ये है कि कंक्रीट फुल्ली इम्परमेबल मटेरियल नहीं है, मतलब पूरी तरह से पानी को नहीं रोक पाता है। तो इसके लिए हम कई तो पुट्टी लगाते हैं या कुछ और चीज लगाते हैं, जिसकी वजह से हम पानी को, कंक्रीट को, मतलब जो पानी का जो रिसाव है अंदर उसके रोकने के लिए। हाँ डैम प्रूफ, पर डैम प्रूफ का जो होता है वो हम बॉटम में, मतलब जो नीचे प्रोवाइड करते हैं फाउंडेशन में। अब ड्यू टू मोर वेट ऑफ कंक्रीट मोर रीइंफोर्समेंट इज नीडेड, जितना ज्यादा वेट होगा उतनी ज्यादा रीइंफोर्समेंट भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर जो है इंक्रीज हो जाता है। इट नीड्स मोर टाइम फॉर क्योरिंग टू डेवलप स्ट्रेंथ। क्योरिंग का मैंने बताया था कि भाई जो कंक्रीट है उसमें आपको कंटिन्यूअसली 28 डेज तक वाटर अप्लाई करना पड़ता है। आप वाटर कैसे भी अप्लाई कर सकते हो, डायरेक्ट पानी डालो, ठीक है, बोरी लगाते हैं गीली करके, ठीक है, या उस पे जो है, या उस पे एक तरह से मोल्ड सी लगा के रखते हैं 28 डेज तक, ठीक है, कंटिन्यूअसली। शटरिंग जो है उसके 28 डेज तक कंटिन्यूअसली लगाते रहते हैं कि मॉइस्चर जो है वो बाहर ना निकले। क्योंकि कंक्रीट में है ना, जैसे आप उसमें पानी ऐड करते हैं तो उसमें एक हाइड्रेशन रिएक्शन होती है। उसमें क्या होता है, उस पानी जो ऐड करने की वजह से वो अपनी स्ट्रेंथ गेन कर पाता है। तो
कंटिन्यूअसली उसे 28 डेज तक पानी की रिक्वायरमेंट रहती है अपनी 90% से अबव स्ट्रेंथ गेन करने के लिए। इसलिए हम और उस पानी के एप्लीकेशन के लिए पानी जो हम अप्लाई करते हैं उसे कहते हैं क्योरिंग। ठीक है। और कंक्रीट जो होता है ना वो सल्फेट अटैक और एल्कली अटैक की वजह से, ठीक है, इसकी वजह से कंक्रीट कई बार डिसइंटीग्रेट हो जाता है। कई बार जहां भी आपके देखना कि पानी ज्यादा लगता है, मतलब किसी भी, जैसे आप बाथरूम हो गया कहीं पे भी होता है, तो वहां पे अगर कंक्रीट है या बाहर बाहर पे, तो क्या होगा कि एक सफेद सा जो है वो कंक्रीट सरफेस पे एक पपड़ी सी जम जाती है, और जिसकी वजह से धीरे धीरे कंक्रीट जो ऊपर से वो गिरने लग जाती है, वो एल्कली की वजह से होती है। ठीक है। तो एल्कली और सल्फेट अटैक होता है कि भाई जहाँ पे आपका सी वाटर प्रेजेंट होता है वहां पे, उसके कारण जो होता है कंक्रीट जो है डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। और इसकी स्ट्रिक्ट सुपरविजन चाहिए एवरी स्टेज पे, क्योंकि पानी प्रोवाइड करना है, क्या जो आपने मिक्सचर बनाया है वो एकदम मिक्सचर सही होना चाहिए, और इसकी डक्टिलिटी लो होती है। डक्टिलिटी क्या होता है कि आप इसको किसी भी, मतलब आप एक ब्रिटल मटेरियल होता है। डक्टाइल मटेरियल का मतलब है कि आप किसी भी, मतलब जैसे आप इसको ना मरोड़ सकते हो ना कुछ और कर सकते हो, किसी और शेप में चेंज नहीं कर सकते। एक बार आपने जो बना दिया बस वो होगा। और ब्रिटल मटेरियल क्या होता है कि जो ब्रेकेज के टाइम पे बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होता है। ब्रिटल मटेरियल में कोई डक्टिलिटी नहीं, मतलब कोई भी, जैसे आप इसको, वैसे स्टील के केस में डक्टिलिटी का मतलब होता है ड्रॉन इनटू वायर्स, तो मतलब इस वाले केस में डक्टिलिटी का मतलब होता है कि इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती कंक्रीट के केस में। ठीक है। ये बहुत ज्यादा ब्रिटल होता है। ब्रिटल मतलब कोई भी अगर ये ब्रेक होगा तो एकदम से ब्रेक होगा और छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन एज कंपेयर टू आपका स्टील होगा, तो स्टील जो होता है वो एकदम से ब्रेक नहीं होता। ठीक है। वो धीरे धीरे मुड़ेगा, धीरे धीरे आपको टाइम देगा, उसके बाद ही वो जाके ब्रेक होता है एक अल्टीमेट पॉइंट पे। आपने स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखा होगा। तो ये स्टील का, माइल्ड स्टील का ऐसा एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है। ठीक है। कि मतलब ये तो उसकी यील्ड स्ट्रेस होता है, और यहां तक प्रोपोर्शनल लिमिट होती है। ठीक है। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि अगर कंक्रीट जो स्टील होगा, अगर उसमें जैसे जैसे आप लोड इंक्रीज करते जाओगे तो वो आपको एक मतलब उसमें स्ट्रेन बढ़ता जाएगा, और स्ट्रेन बढ़ता जाएगा तो वो अपनी यील्ड स्ट्रेंथ से, जिसके बाद में आपने उसे डिजाइन किया है, उसके बाद जैसे ही लोड इंक्रीज होगा, कौन जो स्टील होगा उसमें एक जो है डिफ्लेक्शन सी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। लेकिन जो कंक्रीट होती है वो एक ब्रिटल मटेरियल होता है, वो डक्टाइल नहीं होता। जैसे ही उसके ऊपर एक पर्टिकुलर अमाउंट से, जिसे आपने M25 बनाई या कुछ भी बनाया, ठीक है, और आपने उससे एक सर्टेन एक्सटेंट से उस पर लोड एक्सीड कर दिया, तो वो एकदम से ब्रेक होगा। लेकिन जैसे आप स्टील के केस में देखोगे तो वो एकदम से ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि आप हम जो स्टील जो यूज करते हैं, हम उसको यहाँ तक की उसकी स्ट्रेंथ तक का यूज करते हैं, कि हम मानते हैं यहाँ तक की यील्ड स्ट्रेस बोलते हैं उसे, कि यहाँ पे उसकी यील्डिंग स्टार्ट हो जाती है, मतलब उसमें स्ट्रेन आना स्टार्ट हो जाता है, बहुत ही कम इंक्रीज ऑफ स्ट्रेस पे। लेकिन जो कंक्रीट है उसमें ऐसा कोई यील्डिंग पॉइंट नहीं आता, उसमें एकदम से ब्रेक पॉइंट आता है, वो एकदम से ही टूट जाएगी। ठीक है। तो इसलिए जो कंक्रीट होती है वो एक ब्रिटल मटेरियल होता है, एज कंपेयर टू जो स्टील है वो हमारा एक डक्टाइल मटेरियल होता है। ये चीज सबको समझ में आ गई? सर ये यस सर। डायग्राम दोबारा समझा दीजिए सर। ये डायग्राम तुमने सोम में भी पढ़ा होगा, और शायद तक बिल्डिंग मटेरियल में भी पढ़ा होगा, शायद तक सोम में तो पक्का पढ़ा होगा कि भाई यस जो, सर। तो होम में पढ़ा है। हाँ, तो ये आपको एक स्टील का कर्व होता है। सिमिलरली ये स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व सिग्मा, और स्ट्रेन का, और जो ये कर्व होता है कंक्रीट के केस में ये ऐसा होता है कि भाई एक तक जाएगी और उसके बाद एकदम से ब्रेक पॉइंट आ जाएगा, मतलब इसके ऊपर से आपने जैसे स्ट्रेस लगाया कंक्रीट ब्रेक हो जाएगी। ठीक है। तो लेकिन जो आपका स्टील होगा वो आपको एक क्या होगा,
जैसे इसके ऊपर स्ट्रेस लगाओगे उसमें स्ट्रेन इंक्रीज होना लग जाएगा, इसे बोल देंगे यील्ड स्ट्रेस, कि जहाँ पे यील्डिंग उसकी स्टार्ट होगी, मतलब उसमें स्ट्रेन इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया कांस्टेंट स्ट्रेस पे। और जो उसका फ्रैक्चर पॉइंट आएगा जहाँ पे वो ब्रेक होता है यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे और आएगा ultimate stress. थोड़ा सा नीचे, यहाँ आता है उसका एक फ्रैक्चर पॉइंट, ये उसकी अल्टीमेट स्ट्रेस जो उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है। लेकिन जब भी हम किसी कंक्रीट या स्टील को डिजाइन करते हैं तो एक कम स्ट्रेंथ तक करते हैं, जैसे स्टील को करते हैं हम यील्ड स्ट्रेस तक, कंक्रीट को करते हैं हम FCK/3 पे, 0.67 FCK होता है। फिर ये होता क्या वैसे? जैसे आप कंक्रीट स्टील में FY लेते हैं ना, यील्ड स्ट्रेंथ, जैसे मैंने बताया था आपको यहाँ से यील्डिंग स्टार्ट हो जाती है, बताया यहाँ से यील्डिंग स्टार्ट होती है, तो हम इस स्ट्रेस के लिए FY के लिए, जैसे हम आगे है ना, जैसे क्या होता है बीम या कॉलम किस चीज को डिजाइन करेंगे ना, जैसे बिल्डिंग को डिजाइन करना सीखेंगे RCC में, तो उसमें जो हम स्ट्रेंथ लेंगे किसी भी स्टील की, वो ये यील्ड स्ट्रेस लेंगे, एज कंपेयर टू जो हम कंक्रीट की लेंगे वो हम लेते हैं 0.67 टाइम ऑफ FCK। FCK होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, वैसे करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है एक तरह से। ये आपको आगे जाके पता चलेगा, पर थोड़ा बहुत आइडिया बता देता हूँ कि 0.67 FCK लेते हैं, और ये लेते हैं FY, इसको भी 0.87 FY लोगे, आगे जाके RCC में पूरा प्रॉपर पता चल जाएगा, लेकिन इसमें आपको थोड़ा थोड़ा ब्रीफ आइडिया लग जाएगा डक्टिलिटी और ब्रिटलनेस का मतलब क्या है। उसके बाद बाकी सब ये लॉ और टेक्निकल आइटम, मतलब जितनी भी टर्म्स होगी वो आगे हम चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं उसमें आपको बता दूंगा। अब डिफरेंट टाइप की ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट होती है। ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट कैसे होगी, मैंने बताया था कि भाई अपनी अपनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट होती है जैसे M25, M20, M30, M35, M40, ऐसे करके आप कोई सी भी कंक्रीट बना सकते हो, कोई भी ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ठीक है। और जो M20 रिप्रेजेंट करता है वो होता है कि 28 डेज पे उसकी करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या है, FCK कितना है, ठीक। 28 डेज पे उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वो रिप्रेजेंट करता है लास्ट में जो 20 है, ठीक है। अब क्या होती है मीन स्ट्रेंथ, मीन स्ट्रेंथ देती है 1. FCK, जो हमने बताया FCK जो करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ लेते हैं हम 28 डेज पे, प्लस में 1.65 इंटू S, ठीक है। S होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब इसका कहने का मतलब ये होता है कि आपने कंक्रीट के 100 क्यूब बनाए M20 के, ठीक है, उसका आपने ग्राफ बनाया, ठीक है, तो उसका ग्राफ ऐसा कुछ आया, बीच की होती है मीन, तो हमने इसको बोल दिया FM, ठीक है। अब हमने 100 क्यूब करे तो मतलब पहले क्यूब की जो हमने स्ट्रेंथ चेक करी शायद उसकी कम आई, किसी भी एक क्यूब की स्ट्रेंथ कम आई, किसी एक क्यूब की स्ट्रेंथ ज्यादा आ गई। जितने भी मैक्सिमम सैंपल है ना, जैसे 50 में सैंपल है जिसमें से 25 सैंपल की जो स्ट्रेंथ है वो मीन आ रही है, ठीक है, और कुछ सैंपल जो है उनकी स्ट्रेंथ मीन से ज्यादा आ रही है, और कुछ सैंपल की जो स्ट्रेंथ है वो मीन से कम आ रही है। तो FCK जो हम लेते हैं ना, वो 5% यहाँ की वैल्यू वाले को लेते हैं, ठीक है, ये होता है FCK, ठीक है। और ये होता है FM, F मीन। तो FCK प्लस 1.65 इंटू S, और S को रिप्रेजेंट करते हैं हम स्टैंडर्ड डेविएशन से, ये 1.65 इंटू S, ठीक है। इसे 1.6 ये स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू हर के हिसाब से वेरी करती रहती है, ठीक है। सब में आ गया कि हम FCK की वैल्यू कहाँ पे लेते हैं, जो 5% ऑफ रिजल्ट की जो होगी ना, जो मतलब 5% से कम, जो 5 सैंपल से कम, ठीक है, जो उसके बाद जो स्ट्रेंथ आएगी ना उसको बोलते हैं हम FCK। बोलो किसी को FCK नहीं समझ में आया तो। सर एक बार और समझा दो। देखो आपने 100 सैंपल लिए, तो 100 सैंपल की आप डिजाइन कर रहे हो M20 के हिसाब से, ठीक है।
100 सैंपल की हर सैंपल की स्ट्रेंथ अलग अलग आ रही है, ठीक है। और जो जो कुछ एक मीडियन आ रही है कि भैया आपने डिवाइड करी, M20 लेके आ रहे हैं के लिए डिजाइन करा, पर 35 ही आ रही है कईयों की स्ट्रेंथ, कईयों की स्ट्रेंथ 30 आ रही है, कईयों की स्ट्रेंथ 50 नहीं आ रही है, कईयों की स्ट्रेंथ जो है बीच में 30 के करीब आ रही है, कईयों की स्ट्रेंथ और कम आती जा रही है, ज्यादा आती जा रही है, कईयों की स्ट्रेंथ कम आती जा रही है, ठीक है। जो FCK जो हम लेते हैं ना हमारे कंक्रीट पर, कंक्रीट क्या होता है, एक नॉन होमोजीनियस मटेरियल होता है। मतलब इसमें जो आप स्ट्रेंथ जो जिस चीज के लिए आप बना रहे होते हैं ना, उस चीज के लिए स्ट्रेंथ जो है हमेशा वेरी करती रहती है, अलग अलग जगह पे अलग स्ट्रेंथ आएगी, किसी जगह पे अलग स्ट्रेंथ आएगी। इसलिए हम जो स्ट्रेंथ लेते हैं ना जिस स्ट्रक्चर की बना रहे हैं उसके लिए, जो पहले 5% जो फेल हो गए ना इससे नीचे वाली, उससे जो अगला जो आएगा वो वाली स्ट्रेंथ लेते हैं। मतलब पहले 5 सैंपल की स्ट्रेंथ को नेगलेक्ट करो, जो भी अगला सैंपल जो आएगा, जो छठा सैंपल आएगा जिसकी जो स्ट्रेंथ आ रही है, वो जो स्ट्रेंथ है ना वो FCK रिप्रेजेंट करता है। मतलब सर ये कॉन्क्रीट, M20 कंक्रीट का ये ग्रेड है सर? हाँ M20 कॉन्क्रीट का ग्रेड है। ये देखो जैसे ये दिखा रखी M10, M15, M20, ये होती है पहली जो 3 होती है, होती है ऑर्डिनरी कॉन्क्रीट, फिर आती है स्टैंडर्ड कॉन्क्रीट, और उसके बाद आती है हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट। ये 3 तरह से इनको डिवाइड कर रखा है। और उसका अलग अलग बता दी कि अलग अलग स्ट्रेंथ की ग्रेड होती है, ठीक है। अब ये क्या है, ये जो लास्ट सर नंबर, हाँ हेलो बोलो बोलो। सर, 6th सैंपल का ये स्ट्रेंथ लेते हैं FCK में। हाँ FCK मतलब जो पहले 5 जो सैंपल होते हेलो। हैं ना, हाँ जो वैसे पहले जो यस सर। 5% जो सैंपल आते हैं ना, वैसे आप जैसे आपने कोई भी लिया, जैसे आप आपने 50 सैंपल ले लिए, तो 50 सैंपल में क्या होगा, जो पहले 5% की जो स्ट्रेंथ होगी ना, पहले 5% जो सैंपल की स्ट्रेंथ होगी, ठीक है, यस उनको सर। हम नेग्लेक्ट कर देंगे। उसके बाद जो छठे परसेंट की जो स्ट्रेंथ आती है ना, वो हम लेते हैं FCK। तो वैसे आज इसका ऊपर क्वेश्चन भी आएगा ना FCK पे, तो वो फर्स्ट 5% वाले पे ही आता है कि मतलब आपको पूछा जाएगा ओके। FCK का मतलब क्या होता है, अगर आपको 100 सैंपल दिए जाए तो आप कौन सी स्ट्रेंथ लोगे, ठीक है, कितने सैंपल को नेग्लेक्ट करोगे, ठीक है। इसका कोई रीजन नहीं है? यस सर। मतलब इसका वैसे कोई रीजन नहीं है, मतलब इसमें जो स्ट्रेंथ जो हम लेते हैं ना, रीजन जैसे मैं बता रहा हूँ कि जैसे आपने देखा कि हम एक चीज के लिए उसको डिजाइन कर रहे हैं M20 के लिए, लेकिन जो उसमें स्ट्रेंथ का वेरिएशन जो है मतलब बहुत ज्यादा है, क्योंकि कंक्रीट एक नॉन होमोजीनियस मटेरियल है। उसमें जो होता है ना, आप जिस जिस चीज के लिए आप डिजाइन कर रहे होते हैं ना, उसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। वेरिएशन बहुत ज्यादा आ रहे हैं, इसलिए हम क्या करते हैं कि जो मिनिमम स्ट्रेंथ होती है ना उस हिसाब से लेते हैं। और समझ में आया? तो सर 6th की एवरेज ले ले फिर। 6th की एवरेज ले ले मतलब 6th ही क्यों ले, मतलब फिर तो एवरेज ले लेना वो चाहिए। एवरेज लेने की बात यह है, मैं तो सिर्फ 100 सैंपल का एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। 5% जो सर मान लीजिए फर्स्ट 5 सैंपल का स्ट्रेंथ ज्यादा हो और 6 का बहुत कम हो तो बहुत कम लेंगे फिर FCK। नहीं नहीं, मैं वो नहीं कह रहा कि भाई आपको छठे सैंपल की स्ट्रेंथ लेनी है, मैं वो नहीं कह रहा। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो पहले 5% की जो स्ट्रेंथ होगी ना, 5% की, सैंपल की नहीं, 5% की, ठीक है, वो जो ओके सर। स्ट्रेंथ हम नेग्लेक्ट कर देंगे, और जो छठे पर मतलब उसके बाद के जो स्ट्रेंथ की जो वैल्यू आ रही है वो हम लेंगे, वो होती है हमारी FCK। ओके सर। अब भी समझ में नहीं आया तो बताओ मेरे को। मैं सर आ गया। ठीक है, यूजेस ऑफ कंक्रीट इन कंपैरिजन टू अदर बिल्डिंग मटेरियल्स। भाई कंक्रीट के कंपैरिजन में अलग जो बिल्डिंग मटेरियल्स हम यूज करते हैं उसमें देखते हैं। तो हर टाइप की जो भी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, ठीक है, उनमें कंक्रीट यूज होती है, और उसमें अदर मटेरियल भी बहुत तरह के यूज होते हैं। तो यूजेस ऑफ कंक्रीट इन कंपैरिजन टू अदर बिल्डिंग मटेरियल्स आर, तो मतलब कंक्रीट जो है बिल्डिंग मटेरियल होता है कि हाई स्टोरी बिल्डिंग मटेरियल, मतलब हाई स्टोरी बनाने के लिए कंक्रीट एक बेस्ट बिल्डिंग मटेरियल है। आप स्टील भी यूज करते हैं और कंक्रीट भी यूज करते हैं, कई पूरी बिल्डिंग स्टील की बनी होती है। अब कंक्रीट को स्टार्टिंग में आप किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। जब आपका
जब आपने उसको कंक्रीट जब प्लास्टिक स्टेज में होता है, ठीक है। अब कंक्रीट से कोई भी तरह के बना सकते हो, वाटर हेड टैंक्स बना सकते हो, बड़ी बिल्डिंग बना सकते हो, रेलवे स्लीपर बना सकते हो, रोड्स बना सकते हो, डैम्स बना सकते हो। डैम प्रूफ कोर्सेज होती है स्पेशली फॉर फाउंडेशन इन वेट लोकेशन। लार्ज स्ट्रक्चर बना सकते हो। तो इसी तरह के क्या हो गया? क्या हुआ? डोम डोम्स जो होते हैं, गुम्बज, गुम्बज को बोलते हैं डोम्स। जैसे मस्जिद, जैसे ताजमहल देखा, ताजमहल के ऊपर एक डोम है, ठीक है, अच्छा अच्छा उसे कहते हैं गुम्बज को कहते हैं डोम। मतलब इस तरह का एक आर्च टाइप का स्ट्रक्चर होगा, एक आर्च टाइप का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो सर किले की तरह जो ऊपर से होता है। किले की तरह तो नहीं कह सकते, हाँ, पर वो एक बिल्डिंग के एक सेंटर में जो एक गोल सा स्ट्रक्चर होता है जिसको कई तरह से आप सपोर्ट नहीं मिला होता है। हाँ सर मंदिर वही हो जो सकता है। हाँ। सर्कल जैसा होता है। हाँ हम्म, ठीक है। ओ ठीक है, ये हमारा हो गया पहला चैप्टर। ठीक है, इसमें मुझे बताओ अभी भी कोई डाउट है तो। नो सर। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो होता है इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट। मतलब अब हमने देखा था, ये सबको पेज दिख रहा है ना? यस यस सर। सर। ठीक है, तो हमें पहले हमने देखा था कि कंक्रीट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं। एक तो सीमेंट होता है, एक वाटर होता है और एग्रीगेट होता है। एग्रीगेट को हमने दो पार्ट में डिवाइड करा था, जो कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट वो होते हैं जो 4.75 mm की सीव से पास हो जाते हैं, और जो रिटेन हो जाते हैं उन्हें बोलते हैं हम कोर्स एग्रीगेट। ठीक है, ये सीव का मतलब तो सब समझ रहे हैं ना, छलनी होती है एक तरह से। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है ना कंक्रीट बनाने, वो होता है सीमेंट। ठीक है, क्योंकि उसको आपको मैन्युफैक्चर करना पड़ता है। रेती तो आपको मिल ही जाती है, और एग्रीगेट क्या होता है, पत्थर को तोड़ के छोटे छोटे एग्रीगेट बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन सीमेंट जो एक ऐसा पार्ट है जो उसमें एक बाइंडिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है। सीमेंट ही होता है, सीमेंट ऐसे ग्रे कलर का सा पार्ट होता है जो उसको कोहेसिव प्रॉपर्टी, मतलब बाइंड करने की जो प्रॉपर्टीज होती है वो कंक्रीट ही प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो कंक्रीट के भी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, उनसे मिलके बनता है। जैसे लाइम होता है, सिलिका होता है, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होती है, जिप्सम होती है, और इन सब की अलग अलग प्रॉपर्टीज से मिलके ये काम करती है। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ सीमेंट भाई, ये आप पढ़ लेना खुद, हिस्ट्री ऑफ सीमेंट तो। ठीक है, मैं सीधा रॉ मटेरियल्स पे आता हूँ। तो जैसे इसमें बताया हुआ है कि जो सीमेंट जो है उसकी कंपोजिशन क्या होती है, उसमें बताया सबसे पहले लाइम होता है, सिलिका होता है, एल्यूमिना होता है, ठीक है, उसके बाद में इसमें जिप्सम होता है। तो मतलब इस तरह की उसकी एक पार्टिकल कंपोजिशन होती है, कि मतलब जो कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है, ठीक है, उसकी होती है 6 to 67% जो है एक सीमेंट में वो प्रेजेंट होता है। सिलिका ऑक्साइड जो होता है SiO2 वो 17 to 25% प्रेजेंट होता है। इसी तरह से एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है वो 3 to 8%, और उसके बाद में फेरस ऑक्साइड जो होता है वो होता है 0.5 to 6। मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसमें जिप्सम और नहीं दिखा रहा, जिप्सम और होता है CaSO4, ठीक है, वो भी इतना ही होता है 3 to 8%, 3 to 4% या 3 to 8% ही होता है। ऐसा वो नहीं दिखा रहा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, वाटर, सल्फेट, ठीक है। अब सबसे पहले अलग अलग, जैसे मैंने आपको पार्टिकल बता दिया कि अलग अलग पार्टिकल इसमें प्रेजेंट होते हैं, पर हर पार्टिकल जो इसमें ऐड होते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड ऐड हो रहा है उसको लाइम बोलते हैं अपन, तो उसका यूज क्या होता है।
तो सबको पहले सबने सीमेंट तो देखी हुई है ना, कि ग्रे कलर का सा पार्टिकल होता है, घर बनाने में यूज होता है। चूना देखा है, चूना? हाँ यस सर सर। देखा है। उसी को लाइम Yes. कहते, वही लाइम है, ठीक है। सर लगाते भी हैं। हाँ, चूने से भी बनता है घर और लाइम से भी बनता है। पहले जमाने में चूने से बनता था, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ लाइम क्या होता है? लाइम जो एक मेजर कंस्टिट्यूएंट है सीमेंट का, ये उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ये उसकी एक प्रो है कि मतलब जो है उसमें जो उसको ये एडवांटेज है लाइम की, कि वो उसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो जो मतलब जो मेन जो स्ट्रेंथ आती है सीमेंट के अंदर, जो बाइंडिंग प्रॉपर्टी आती है, वो किसकी वजह से आती है? लाइम की वजह से, ठीक है। उसके बाद में लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है, ये अनसाउंडनेस पैदा करता है। अब अनसाउंडनेस का मतलब क्या होता है कि जैसे ही आप इसमें ना वाटर ऐड करोगे तो इसमें डायमेंशनल चेंजेस होते हैं। डायमेंशनल चेंजेस का मतलब होता है कि इसमें जो है ये एक्सपांड होती है। मतलब जो भी लाइम में, जैसे अब लाइम अगर आपने ज्यादा ऐड कर दिया किसी सीमेंट में तो डायमेंशनल चेंजेस ज्यादा होंगे। डायमेंशनल चेंजेस का मतलब है जो भी आपने किसी 150 mm इंटू 150 mm का एक कंक्रीट या सीमेंट क्यूब बनाया, उसमें वाटर ऐड करने पे उसमें स्ट्रेन ज्यादा प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। ये होता है डायमेंशनल चेंजेस, और इसको बोलते हैं अनसाउंडनेस, ठीक है। अनसाउंडनेस, ठीक है। दैट एक्सेस, अगर एक्सेस में हम किसी में लाइम ऐड करेंगे तो सीमेंट को क्या बनाता है? अनसाउंड। अनसाउंड का मतलब है कि डायमेंशनल चेंजेस ज्यादा होंगे एंड कॉजेज द सीमेंट टू एक्सपांड, ठीक है। और जिसकी वजह से सीमेंट क्या करती है? एक्सपांड करती है। और एक्सपांड करने की वजह से क्या होता है? इसमें क्रैक्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। क्रैक्स प्रोड्यूस हो गए तो इसकी जो सीमेंट या जो भी कंक्रीट आप बना रहे हो उसकी ड्यूरेबिलिटी कम हो गई। और क्या होगा? ड्यूरेबिलिटी कम होगी तो मतलब इम्परवियस भी हो गया क्रैक्स की वजह से, ठीक है। जो आप फिर जिस चीज के लिए बना रहे हो उस स्ट्रक्चर के लिए, वो स्ट्रक्चर वीक होगा, ठीक है। और राइट प्रोपोर्शन होगा तो सीमेंट को